स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और आज की ये हमारी पार्ट 10 है इस जीके एंड जीएस की क्लास का। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा है, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग के आधार हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। महाभियोग के आधार होते हैं क्या? कि संविधान का उल्लंघन होने पर। संविधान का जब उल्लंघन होता है, क्या होता है? उल्लंघन, तब वो बनता है आधार। ठीक है। दूसरा देखिए, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जब संसद के किसी भी सदन में आरोप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा, तो यह बात भी क्या है? सही है। तो कौन सा गलत हो गया है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा कि ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, केडी जादव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि केडी जादव जो हैं वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल यह बात भी सही है। उन्होंने 1952 में हेलेंस की ओलंपिक खेल में पदक जीता था, यह बात भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़े से छोटे की संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें। तो सबसे बड़ी मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो पाई जाती है भील जनजाति। कौन सी? भील। तो भील पाई जाती है। उसके बाद में इससे कम पाई जाती है कौन सी? गोंड। और सबसे कम कौन पाई जाती है? संथाल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1954 में किस संगठन ने महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया है? तो वो जारी किया था किसने? यूनिसेफ ने। किसने जारी किया था? यूनिसेफ ने। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, यूनिसेफ है, इसकी जो स्थापना हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी कब? 11 दिसंबर 1946 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ है, इसका नाम क्या है? अगर हमें फुल फॉर्म खोज ले तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये होती है यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है, कई बार पूछा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बाल कोष। तो ये होता है यूनिसेफ के बारे में। अब हमारे पास आता है यूनेस्को। देखिए, आपका जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये आपका पेरिस फ्रांस में है। पेरिस कहां पर पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेस्को की, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसके वर्तमान में, यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक जो हैं, महानिदेशक महानिदेशक वो कौन है? वो आपके हैं ऑन्ड्रे 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 अजोले अजोले। थोड़ा नाम अटपटा है, ऑन्ड्रे अजोले। ये इसके क्या है? महानिदेशक हैं। किसके? यूनेस्को को। और आपको ध्यान में रखना है कि यूनेस्को में 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। हमारे पास आता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है,
ये कहां पर है? मुंबई के महाराष्ट्र में है, मुंबई के महाराष्ट्र में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो आपका आरबीआई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर है आरबीआई के, वो कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना है ये आपकी चिनाब नदी पर है। अब ध्यान में रखना है, ये सलाल परियोजना है ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो सलाल परियोजना है, ये एक जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। और ये कितने बिजली का उत्पादन करती है? तो ये सलाल परियोजना है, ये 690 मेगावाट बिजली का क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किसको? नेल्लोर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नेल्लोर को। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से लगातार हमें आगे बढ़ना है और इसी प्रकार से आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कॉरपोरेट आय का कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में खालिस्तान के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था 1890 में। कब किया था? 1890। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी 1860 है, सॉरी 1860, 1860 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हेपेटाइटिस खालिस्तान की वजह से खालिस्तान की बीमारी होती है। तो जो हेपेटाइटिस है ये आपके वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जिसको क्या बोला जाता है? विषाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाणु। और इस हेपेटाइटिस में जो आपका लीवर है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। ये होता है आपका यकृत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपका जो यकृत होता है, यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत है ये आपका पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण। तो ये करेगा आपका पित्त रस का निर्माण। लेकिन इस पित्त रस को संग्रहित अर्थात स्टोर करने का कार्य कौन करेगा? पित्ताशय करेगा, अर्थात गोल ब्लेडर करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात लेता हूं, यहां पर गुर्दा है, गुर्दा को क्या बोलते हैं? किडनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किडनी। किडनी क्या करती है? ये ब्लड को छानने का कार्य करती है। और एक बात ध्यान रखने, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है क्या? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अर्थात जो किडनी होती है वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन, अर्थात जो आपका ब्लड को छानने का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। आपका ये क्षय जो रोग होता है ना, क्षय रोग, इसका ध्यान रखना है, ये आपका जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है? यह हमें बताना है। पहला है प्लाज्मा झिल्ली। देखिए प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो आपके जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। तो ये तो है। दूसरा नाभिक, इसको क्या बोला जाता है? केंद्रक भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये भी है। अर्थात जो नाभिक होता है, केंद्रक होता है, ये कोशिका के को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगला है कोशिका द्रव्य, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये भी है। आपका एंगस्ट्रम है, ये नहीं है। एंगस्ट्रम है ये लंबाई का मात्रक है। क्या है? लंबाई का मात्रक है। और आपको ध्यान रखना है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्या होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो आपके थे कौन? राकेश शर्मा थे। अगर बात कराए भारत की,
कि पहला भारतीय कौन था, लेकिन अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में सबसे प्रथम जाने वाले थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यूरी गागरिन थे, ये सबसे पहले जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसरो के बारे में। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ये क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है ये वाली बात आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना को हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर अर्थात जो मुख्यालय है, या का जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क है ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है? मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसको बोला जाता है सार्क की स्थापना कब हुई थी और फिर कहां पर हुई थी, यह हमें बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी कब? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम बात लेते हैं जो आपका सार्क है, क्या है सार्क? इसका हेडक्वार्टर है अर्थात मुख्यालय जो है ये कहां पर है? काठमांडू। और काठमांडू आपका कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, देखिए सार को कैसे लिखते हैं? SAAR और सी, इसको ऐसे लिखा जाता है सार्क। अब इसके कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एस का मतलब होता है साउथ, एस का मतलब होता है एसोसिएशन, फिर साउथ एशियन एसोसिएशन, और फिर आता है फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये होता है सार्क की फुल फॉर्म होती है, ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों अर्थात ओपेक जिसको बोला जाता है, इसका शॉर्ट रूप होता है ओपेक, के संगठन के बारे में कौन सी जानकारी गलत है? गलत जानकारी के बारे में हमें बताना है। पहला है, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। बिल्कुल यह बात सही है। इसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में की गई। बिल्कुल यह बात भी सही है। अगला है, इसके 5 संस्थापक देश, पहला है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है कुवैत, अगला है सऊदी अरब, और अगला है वेनेजुएला है। यह बात भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय बगदाद में स्थित है, नहीं, यह बात क्या है? गलत है। इसका जो मुख्यालय है यह कहां पर है? तो यह आपका जो वियना है, वियना, और ये वियना कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया में, वहां पर इसका मुख्यालय है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी क्या है? वियना है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा कि ये क्या है? गलत है कि इसका मुख्यालय बगदाद में नहीं है, वियना, और वियना पड़ता है ऑस्ट्रिया, वहां पर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जिसको बोला जाता है इसरो। इसरो, पहले तो बात कर लेते हैं इसरो की फुल फॉर्म। तो आई का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन। ठीक है, अब हम बात लेते हैं जो आपका इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर है था, जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहां पर है आपका? कर्नाटक में है। नाटक ही नाटक कर्नाटक में है इसका। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसरो की स्थापना, यह कब हुई थी? यह हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई थे। इसलिए इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब हमारे पास आ रहा है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अभी पीछे
पीछे वाले कुछ क्वेश्चन में आया था, ये क्या थे? प्रथम भारतीय थे जो क्या गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। प्रथम भारतीय जो कहां पर गए थे? अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष में। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में सबसे पहले कौन गया था अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन। कौन गया था? यूरी गागरिन गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू है, ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? पीएम थे। तो ये थे प्रथम पीएम स्वतंत्र भारत के। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे। अच्छा, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर जो होमी बाबा है, ये क्या थे? ये भारत में जो परमाणु 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 विज्ञान का जनक कहा जाता है इसको, परमाणु विज्ञान का जनक। ठीक है, तो ये कहा जाता है भारत में परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर होमी बाबा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो खालिस्तान रूपांतरित करता है। डायनेमो किसको कहा जाता है? जनरेटर को कहा जाता है। तो आपका जनरेटर क्या करता है? ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बाकी जो ऑप्शन है उनको भी कर लेते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? वो करता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये माइक्रोफोन के जरिए क्या हो रहा है? मेरी आवाज विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, आगे है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन चेंज करता है? तो वो करता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर करता है। या फिर क्या बोलते हैं? विद्युत घंटी। अर्थात घर पर लगी होती है ना विद्युत घंटी, बजाते हैं तो दरवाजा खुलता है, खोलते हैं, तो वो होती है विद्युत घंटी। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करती है? वो करती है आपकी विद्युत मोटर। अरे जो पानी वाली मोटर ना, ये क्या, जिसके द्वारा हम पानी चढ़ाते हैं ऊपर, विद्युत मोटर, वो क्या है? विद्युत मोटर है। वो क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर की डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला देखिए, ट्रेकोमा मानव के कौन से अंग का एक रोग है? तो ट्रेकोमा रोग जो संबंधित है, ये आंख से संबंधित है। कौन से संबंधित है? आंख से। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, आपका जो हृदय होता है, मानव जो हृदय होता है, मानव हृदय में टोटल 4 चेंबर पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। इसमें क्या होंगे? 2 तो होंगे आलिंद, तो 2 तो आलिंद, और 2 क्या रहेंगे? नीले रहेंगे। क्या रहेंगे? नीले रहेंगे। किस प्रकार का होता है? ऐसे समझिए, ये क्या है? एक, ये लीजिए 4 भाग हो गई इसकी। ठीक है, ऊपर वाले 2 है ना, ये तो क्या है? आलिंद है। ये लीजिए आलिंद। नीचे वाले जो 2 बॉक्स हैं, ये क्या है? आपके नीले हैं। क्या है? नीले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है भाई साहब, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले तो क्या होंगे? आलिंद होंगे, और नीचे वाले 2 बॉक्स नीले होंगे। देखिए, ये तो क्या होता है आपका, इस तरफ जो रक्त होगा, ये हमेशा कैसा होगा? अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध खून पाया जाएगा। और इस तरफ जो रक्त होगा, वो क्या होगा? शुद्ध रक्त पाया जाएगा। शुद्ध रक्त पाया जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है, रक्त की पीएच जो पूछे, रक्त की पीएच होती है 7.4, अर्थात रक्त होता है क्षारीय। और रक्त आपका कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आपका गुर्दा है। गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी आपकी होती है ना, किडनी, किडनी उसको बोला जाता है। और आपको ध्यान रखना है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है, मानसून शब्द अरबी मौसम या मलय मोनसी से लिया गया है। बिल्कुल ये बात क्या है? सही है। अगला है, मानसून मौसमी हवाएं हैं जो मौसम के परिवर्तन के साथ अपने प्रवाह की दिशा को उलट देती हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। मानसून सर्दियों के दौरान समुद्र से भूमि की ओर बहते हैं। यह बात गलत है। यह बात किसकी है? गर्मियों की। यह सर्दियों की नहीं है। तो यह बात गर्मियों की होनी चाहिए थी। सर्दियों में क्या होता है? तो सर्दियों में इसका उल्टा हो जाएगा। सर्दियों में क्या होगा? जो भूमि से समुद्र की ओर हवा बहती है, भूमि से समुद्र की ओर हवा बहती है, ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। अगला है, मानसून भारत में वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, खालिस्तान को महिला की पूरी प्रजनन आयु के दौरान
उसको पैदा हुए बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वो किया जाता है कुल उर्वरकता दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसे मान लीजिए एक महिला है और उसने अपने पूरे जीवन काल में तर मरने तक उसने अपने जीवन में 10 बच्चों को जन्म दिया है, तो वो उसी क्या कहलाती है? कुल उर्वरकता दर कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं चल रही होगी माइंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल जोड़ा गया था? तो 2018 में जोड़ा गया था किसको? मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। जंतर मंत्र जयपुर को जोड़ा गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपका जो ये यूनेस्को होता है, क्या यूनेस्को, इसके बारे में हम बात लेते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को आपका जो यूनेस्को है, इसका हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय, ये कहां पर है? पेरिस। और पेरिस कहां पर पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, और इस यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में महानिदेशक वो कौन है? अटपटा ही नाम है इसका, ओंड्रे ओंड्रे एजोले। ओंड्रे एजोले इसे क्या है? महानिदेशक है किसके? यूनेस्को को है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या हो गया है? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, असम के बिहू त्योहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करनी है। पहला हमारे पास है, यह त्योहार नववर्ष बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। जो आपका बिहू जो त्योहार होता है, यह नई फसल के आगमन पर किया जाता है, न कि नववर्ष के मनाने के लिए। अगला है, असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। बिल्कुल यह बात सही है। ये बहग बिहू पहला हो गया है, काती बिहू और माघ बिहू, तो ये हो गए हैं 3 प्रकार हैं इसके। अगला है, सारे बिहू त्योहार एक सांस्कृतिक दिवस पर होते हैं। बिल्कुल यह बात भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो बिहू त्योहार है, ये नववर्ष पर नहीं बनाया जाता है, नववर्ष मनाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि नई फसल के आगमन पर यह त्योहार मनाया जाता है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन। कितने हो गए हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।